हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए पॉलिटिक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टडीज, या जिसका जो कोड वर्ड होता है PISM। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं कि जितने लोग अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है IRPSM के लिए। तो जितने लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोग फटाफट हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। और मार्च में फिर टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया जाएगा IRPSM के लिए। और जितने अगर मान लीजिए आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है IRPSM को लेकर, कुछ समझना है, तो आप लोग उसके लिए भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस मेड द स्टेटमेंट द यूनाइटेड नेशंस was not created to take humanity to heaven but to save it from hell। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। प्लस इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे आपके सेक्रेटरी जनरल्स के नाम जो दिए गए हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन कौन से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। दूसरा ये भी सवाल आ जाता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर से ही चीज़ें निकल के आती है, तो उन सारी चीज़ों को भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स साइंड द अटलांटिक चार्टर इन अगस्त ऑफ 1941। तो अगर मान लीजिए एक सवाल ये आ जाता है कि अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ था, तो 1941 इससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये पूछा जाएगा कि अटलांटिक चार्टर में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अटलांटिक चार्टर वाज बेसिकली चार्टर साइंड टू कंट्रोल, और यू कैन से इट वाज अगेंस्ट द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A एंड B ओनली। क्यों? क्योंकि एडोल्फ हिटलर और मोसोलिनी ये दोनों एक टीम में थे। जोसेफ स्टालिन, चर्चिल, US, UK, रशिया, ये लोग एक अलग ही ग्रुप में थे, अलाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है A एंड B ओनली। तो फ्रैंकलिन और वेस्टर्न चर्चिल ने किया था, और स्टालिन भी अटलांटिक चार्टर में साइन नहीं किए थे, लेकिन अटलांटिक चार्टर या फिर आप बोल सकते हैं कि एलाइड में आपके तीनों जो है मेंबर्स थे अगेंस्ट द राइज ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में रेबिलियन दिया गया है, और कौन से स्टेट या रीजन में ये रेबिलियन हुआ था, तो वो चीज़ आपको पता करना है। और इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक लिस्ट 1 में आपके 4 ऑप्शन है, लिस्ट 2 में आपके 5 ऑप्शन हैं। तो देवी मूवमेंट, केवा मूवमेंट, मारिया रेबेलियन और जैंतिया रेबेलियन। तो जिनको जिनको पता है जैंतिया हिल्स कहाँ है, तो आप लोग पता इस क्वेश्चन को तो आसानी से कर दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 A4, यानी देवी मूवमेंट आपका गुजरात में हुआ था। B2 खेरवार मूवमेंट आपका मणिपुर में। C5 बस्तर, और D3 तो जैंतिया हिल्स जैसे आप जानते हैं मेघालय में है, तो आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द फॉलोइंग, और इसमें है बुक्स एंड ऑथर्स। तो यूजुअली जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अक्सर जो है बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजुअली इंटरनेशनल रिलेशन के जो थ्योरेटिकल पार्ट के बुक्स एंड ऑथर्स है वो भी पूछे जाते हैं, और फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो किताबें लिखी जाती है उसको भी पूछा जाता है। तो जो 4 ऑप्शंस हैं, माई साउथ ब्लॉक ईयर, पॉलिटिक्स फॉर ए न्यू इंडिया, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, एंड द वे फॉरवर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ऑप्शन नंबर 4 A4,
B1C2D3, यानी ए का है 4, यानी JN दीक्षित, B1 श्री प्रकाश सिंह, C2 राम माधव, एंड D3 एस जयशंकर। तो एक चीज आपको ये भी देख लेना है कि ये सारे लोग कौन हैं। जैसे नीरजा गोपाल जयाल जो हैं, ये JNU में सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस की प्रोफेसर हैं। एस जयशंकर पहले अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप 1949 किसके द्वारा किनके किनके बीच ये ट्रीटी जो है ये साइन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया एंड भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये हाइड्रो पावर कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है भूटान। तो देखिए कभी कभी इस टाइप की भी चीजें पूछ दी जाती है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन नंबर 7, द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। एक तो आपको ये देख लेना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कब फॉर्म हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, to ensure that civilian nuclear reactors are not being used for military purposes, to prevent its use for military purposes, to halt the peaceful use of nuclear program of third world country। अब देखिए to halt peaceful use तो नहीं हो सकता है। to promote equality among nations in terms of possessing nuclear technology। तो एक तो ये क्लियर है कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो ये दो A और C आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। प्लस टू हॉल्ट D नहीं हो सकता। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं पता तो आप एलिमिनेट करके कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, B एंड C ओनली। तो हॉल्ट नहीं है। प्रमोट इक्वालिटी अमंग नेशंस इन टर्म ऑफ पोजेसिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये नहीं है क्योंकि एडवांस कंट्रीज जो है उन अब जरूरी नहीं है ना कि अब नाइजीरिया को भी आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दीजिए, तो वो नहीं हो सकता है। तो A, B एंड C। Question number 8. In 1992, the United Nations General Assembly adopted a resolution on reform of Security Council। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हुआ था तो उसका मेन कंपोनेंट्स क्या था, तो या 3 मेन कंप्लेंट्स क्या थे। तो अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी ये भी पूछा जाता है जो वेटो पावर है या परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन सा है, कौन से आर्टिकल के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल आता है। तो ये आर्टिकल सभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो चार्टर है उसको देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है A, B एंड D ओनली। The Security Council no longer represents contemporary political realities. The Security Council decisions reflect only Western values and interests and are dominated by few powers. And D, the Security Council lacks equitable representation. तो ये इसी को लेकर रिप्रेजेंटेशन जो है कंप्लेंट डाला गया था। अब जैसे देखिए सिक्योरिटी काउंसिल लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, तो आप देखिएगा तो लैटिन अमेरिका या अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। अब यूरोपियन कंट्रीज एक छोटी सी कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटी कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहीं अगर आप बात करते हैं तो वहाँ से दो है, फ्रांस एंड जर्मनी। तो उस चीज़ फ्रांस एंड इंग्लैंड, तो उस चीज़ को लेकर अक्सर बातें होती रहती है। अगर हम लोग एशिया को देखते हैं तो एशिया में रशिया एंड चाइना है, जबकि एशिया काफ़ी डाइवर्स है, मिडिल ईस्ट है, आपका ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को भी लेकर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द खजुराहो टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। तो ये कौन सी डायनेस्टी के द्वारा जो है खजुराहो का टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये चंडेलास। तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं जो हिस्ट्री वाले जो पार्ट हैं। तो इस इम्पोर्टेंट टेम्पल कंस्ट्रक्शन या आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है एक इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट पार्ट है, उसको देखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अगेन मैच द फॉलोइंग है।
इसमें आपको फोर्ट दे दिया गया है, बिल्ट बाय दे दिया गया है। तो इस बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट था वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया था, एंड सेम विथ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। तो फोर्ट है विजय स्तंभ ऑफ चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट एंड किला राय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, A3 है, B4, C2 एंड D1। यानी किला राय आपका राव जोधा के पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। जूनागढ़ फोर्ट जो है राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया था, और मेहरानगढ़ फोर्ट जो है राव जोधा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो और A3 विजय स्तंभ का जो फोर्ट है वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो इनफैक्ट महाराणा प्रताप के द्वारा कोई भी फोर्ट नहीं बनाया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें वो महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया फोर्ट नहीं है। तो इस तरीके की भी चीज़ें जब भी आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं तो ये चीज़ एक ऐसी है जिसको कि आपको अपने प्रिपरेशन में या टॉपिक्स में सिलेबस में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द WTO सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कौन सी संस्था को चेंज कर WTO बनाया गया। तो ये सारा इम्पॉर्टेंट है और आसान है। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, अब जैसे देखिए ऑप्शन या जनरल अरेंजमेंट दे दिया गया वन, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। WTO जो है 1995 में क्रिएट किया गया था, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि WTO का मेन पर्पस या फंक्शन क्या है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज एज रीजन। तो असर्शन रीजन टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। Had the party system represented by Communist Party of the Sovereign Union had tight control over all the institutions and was unacceptable to the people. Reason है most of the institutions of sovereign state needed reform. तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि रिफॉर्म चाहिए था, और कंट्रोल, टाइट कंट्रोल तो था ही, लेकिन अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल ये इनका जो करेक्ट रीज़न नहीं है। तो इसलिए फिर आपका जो है ऑप्शन नंबर 2, बोथ A and B आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन मैच द फॉलोइंग है आपका ऑपरेशन और वार कॉलिशन। ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और फिर यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इनफैक्ट इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। तो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच वाज फॉर मिसाइल स्ट्राइक इन सूडान एंड अफगानिस्तान। बी का है 4, यानी वार अगेंस्ट अल कायदा एंड तालिबान। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कब स्टार्ट किया गया था, यानी कौन से ईयर में। तो वो मैच द फॉलोइंग में आपको ईयर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। सी है डेजर्ट स्टॉर्म है आपका फर्स्ट गल्फ वार। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गल्फ वार जो है किसके किसके बीच फाइट किया गया था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, तो आपको कर लेना पड़ेगा। और D3 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज कॉलिशन ऑफ द विलिंग। तो इसमें अब इराकी फ्रीडम में कौन कौन से कंट्रीज ने फाइट किया था ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिलिट्री अलायंस। ये मिलिट्री अलायंस को लेकर है। बहुत सारे कल्चरल अलायंस होते हैं, कोऑपरेशन अलायंस होते हैं। फॉर एग्जांपल नेटो, अगर नेटो होता है तो वो कौन सा अलायंस है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सीटो। सीटो जो है आपका मिलिट्री अलायंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है वो एडवोकेटेड द 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी। 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी किसने एडवोकेट किया था। तो इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें सबने कौतल्या सही आंसर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका असर्शन रीजन टाइप, एक आता है स्टेटमेंट जहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो असर्शन रीजन में बेसिकली आपको ये भी देखना होता है कि जो असर्शन है रीजन उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता है।
लेकिन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वो टाइप के नहीं होते, ये लोग इंडिविजुअली करेक्ट रॉन्ग होते हैं। Statement 1, realism believes that individual and collective actors are naturally competitive. Statement 2, liberalism believes that individual and state can cooperate to overcome collective problem. अब देखिए, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको पहले ही चीज क्लियर हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्योंकि रियलिज्म और लिबरलिज्म में मेन डिफरेंस यही है कि लिबरलिज्म बोलता है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा वो डिफरेंसेस को मिटा सकते हैं, कोऑपरेशन से हम जो है बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बार्गेनिंग पावर से। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड आउट द करेक्ट फीचर्स ऑफ वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या चीज होता है? द फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और यूजुअली वेस्टमिनिस्टर मॉडल हम जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोलते हैं। यूनिटरी एंड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो जैसे ही मैंने बोला कि हम लोग जो है यूके को बोलते हैं, तो इसमें जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों जो है एक पार्ट है या कैरेक्टर है यूके के पार्लियामेंट का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है 4, A, B एंड C, यानी तीनों करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अगेन बुक्स एंड ऑथर्स। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि बुक्स एंड ऑथर्स में यूजुअली जो है इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स से बुक है उनके बारे में पूछ दिया जाता है, और आपको जो है तो इसमें मेरे हिसाब से सारे लोगों ने करेक्ट ही आंसर किया होगा। इसमें शायद ही कि कोई ऐसा होगा जिन्होंने गलत किया होगा। फिर भी मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो है 2 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइन्ड द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म। तो न्यू कॉलोनियलिज्म किसने कॉइन किया था, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्वेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, स्वेज क्राइसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, सॉवरेन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो एक तो जैसे आपको मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर पूछ दिया गया, यही मैच ऑफ फॉलोइंग के रूप में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें जो है आपको आइडेंटिफाई करना है मैच ऑफ फॉलोइंग कि ये कब हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल कब हुआ था, स्वेज क्राइसिस कब हुआ था। दूसरा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन इवेंट्स में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी, स्वेज क्राइसिस में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो उस तरीके से भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका ऑप्शन 1, A, B, C एंड D। इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन आपका सोवियत सबसे लास्ट में हुआ था। सोवियत इंटरवेंशन जो है आपका 79 में हुआ था, यही सोवियत डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल जो है आपका 1963। तो इस तरीके से तो आज के इस पेपर में हम लोग सिर्फ पहले 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, और आप लोग जो इन सारे क्वेश्चंस को जाके एक बार देखिए कि क्वेश्चंस किस, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो देखनी है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा रहा है। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चंस का जो डाइवर्सिफिकेशन है कि आपने देखा है कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया, बुक्स एंड ऑथर्स से भी क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन कॉन्टेम्प्रेरी थिंकर्स जो हैं या जितने जो बुक लिखा गया है उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स, चाहे वो क्राइसिस को लेकर हो या वार्स को लेकर हो, पोल्यूशन को लेकर हो, उन सारे के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है देखना। फॉर एग्जांपल एक चीज़ जो मैंने सोचा आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें जो है सार्क, नाफ्टा, मेरकोर और सीटो, तो सीटो जैसे जितनी और संस्थाएं हैं उनके बारे में स्टडी करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि सीटो में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है या सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो ये सारे इनके फॉर्मेशन को लेके, इनका ऑब्जेक्टिव्स को लेके इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में इसी चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को देखिए, और आपको कोई भी अगर इश्यूज आती है तो आप लोग हमें कॉल या मैसेज भी
कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर जो है ये मैंने आपको बताया था 8448878849, इसी पे आप मैसेज कीजिए। और क्लासेस के लिए फटाफट आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। IRPISM की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे हम लोग क्लासेस के साथ साथ डिटेल्ड स्टडी मटेरियल दिया जाता है, क्वेश्चन बैंक दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, UGC के पेपर्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस पेपर्स दिए जाते हैं, तो सब कुछ ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट जो है आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।